तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे युद्ध विराम से जुड़ी खास कवरेज के साथ। 40 दिनों से चला आ रहा ईरान युद्ध में आज आखिरकार सीज फायर हो गया। सीज फायर के लिए हुए करार के मुताबिक अगले 15 दिन तक कोई भी हमले नहीं होंगे, युद्ध स्थायी तौर पर रुके और इसके लिए शुक्रवार से पाकिस्तान में बैठक की भी शुरुआत होने वाली है। हालांकि इसमें लेबनान को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि इजराइल ने इसे सीज फायर से बाहर रहने का दावा किया, जबकि ईरान और पाकिस्तान दोनों ने ही सीज फायर का हिस्सा बताया है। साथ ही ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर लेबनान पर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो वो तेल अवीव पर हमला करेगा। इस सबके बीच ट्रंप ने भी धमकी दी कि अगर समझौता फेल हुआ तो सीज फायर तोड़ देंगे। डिटेल्स ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, इस सीज फायर की शर्तें सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अब यहां से आगे का रोड मैप किस तरफ जाता हुआ हम देखेंगे। देखिए, ये जो सीज फायर किया गया है इसमें 2-3 चीजें काफी खास हैं। पहली बात, ये सीज फायर अस्थायी है, 15 दिन के लिए किया गया है। 15 दिन के बीच सभी पक्षों के बीच आपस में बातचीत होगी। इस बातचीत की शुरुआत इसी शुक्रवार से हो जाएगी और पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान में ही स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत होगी सभी पक्षों के बीच में और 15 दिन के सीज फायर के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है, जो विवाद की सबसे बड़ी जड़ यहाँ पे थी। और इस सीज फायर का सभी देशों ने स्वागत किया, भारत ने भी स्वागत किया है, चीन ने भी स्वागत किया है। और हालांकि इसमें रूस के विदेश मंत्रालय का बयान यह है कि सीज फायर दरअसल यूएस और इजराइल की करारी हार है। लेकिन इस सीज फायर में 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, कोई ईरान का कहना है कि हमने 10 शर्तें रखी थी सीज फायर के लिए, उन 10 शर्तों पर विचार करने के लिए यूएस ने स्वीकार कर लिया है। ये जो 10 शर्त है वो काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहली बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। यूरेनियम का एंडेचमेंट की शर्त भी रखी थी ईरान ने, जिस पर विचार करने के लिए यूएस ने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही साथ इस युद्ध से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसके लिए ईरान को मुआवजा दिया जाएगा, यह भी शर्त रखी गई थी। उस शर्त को भी विचार करने के लिए यूएस ने स्वीकार कर लिया है और इसने एक तरीके से ईरान ने अपने 10 पॉइंट की शर्तों को सार्वजनिक किया और कहा कि इस पर वर्केबल सॉल्यूशन के तौर पर इस पर यूएस ने स्वीकार किया, इस पर यूएस विचार करेगा। यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो साफ तौर से कहा गया है कि ईरान में जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो भी संरचनाएं की जाएंगी उसमें यूएस इनकी मदद करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक जो आ गई है वो लेबनान को लेकर के है। इजराइल ने कहा कि इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, यानी लेबनान पर हमला इजराइल जारी रखेगा। उसके बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान का बयान आया है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वो ये कि अगर इजराइल लेबनान पर हमला करता रहा तो फिर ईरान भी तेल अवीव में काफी ज्यादा हमले करेगा। तो ये एक लेबनान विवाद का विषय अभी बना हुआ है, इस पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे एक बड़ी खबर के लिए। चलिए बढ़ते आगे और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में उम्मीद जताई है कि वेस्ट एशिया में स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीति जरूरी है ताकि संघर्ष का जल्दी अंत हो सके, ये विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। साथ ही साथ आगे ये कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही और वैश्विक व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। आपको बता दें, दूसरी तरफ ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने सीज फायर के बावजूद भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें और ये जो पूरी प्रक्रिया है दूतावास से मिलकर या फिर दूतावास के जरिए जो तरीके बताए जा रहे हैं उसका पालन करते हुए ही वो आगे बढ़े। दूतावास ने एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है। तो आखिर युद्ध की 40वें दिन अमेरिका और ईरान युद्ध में सीज फायर हो गया। अब ईरान और अमेरिका दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। सीज फायर विजेता कौन, जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको CNBC आवाज की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बता दें। यूएस ईरान में सीज फायर के बावजूद सरकार इंडस्ट्री को राहत पैकेज दे सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। डिटेल्स के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे जो राहत पैकेज है इसकी पूरी जानकारी क्या है?
देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस सीज फायर के बावजूद सरकार इंडस्ट्री को राहत पैकेज दे सकती है और राहत पैकेज का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। और इस पर जो खर्च होने वाले हैं उस खर्च के लिए वित्त मंत्रालय की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने इसको मंजूरी भी दे दी है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलती है इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इस राहत पैकेज में दो हिस्से काफी महत्वपूर्ण है। पहला हिस्सा है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम। इस स्कीम को रखा जाएगा। ये खासतौर से छोटे मझोले कारोबारियों के लिए होगा। 2.25 लाख करोड़ रुपए की स्कीम होगी, यानी इनको जो कर्ज दिया जाएगा उसके लिए किसी भी तरह गारंटी की जरूरत नहीं होगी। ये बैंकों को ये मुहैया कराया जाएगा गारंटी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो एक्सपोर्टर्स के लिए है, छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स के लिए। क्योंकि इस वार की वजह से, युद्ध की वजह से इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गया था। उनके जो कंसाइनमेंट जाते थे उस पर इंश्योरेंस के लिए काफी भारी भरकम प्रीमियम देना पड़ता था। तो अब ये कहा गया है कि इस प्रीमियम को काबू में रखा जाए, एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस मुहैया कराती है उनके लिए एक सरकार गारंटी देगी। एक खास तौर से करीब 12,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा, इंश्योरेंस पूल बनाया जाएगा कि अगर नुकसान होता है इंश्योरेंस कंपनियों को ज्यादा तो उस पूल से उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन प्रीमियम बढ़ा करके एक्सपोर्टर्स पर बोझ नहीं डालना है। तो ये दो प्रस्ताव हैं। इन दोनों प्रस्ताव का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि सरकार का मानना है कि सीज फायर भले ही हो गया हो लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। सीज फायर के बाद स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। तब तक इंडस्ट्री, छोटे मझोले कारोबारी, एक्सपोर्टर्स परेशान ना हो, इसलिए राहत पैकेज देना जरूरी है। यही वजह है कि सूत्र कह रहे हैं कि सीज फायर के बावजूद बहुत जल्द दो राहत पैकेज का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। साथ ही आपको बता दें, फार्मा, फूड, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, स्टील और मेटल जैसे कई सेक्टर को सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने इन सभी सेक्टर्स को राहत देते हुए एलपीजी सप्लाई बढ़ा दी है। इससे पहले स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल, केमिकल सेक्टर तक ही ये राहत सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। दूसरे सेक्टर्स को भी ये राहत दी गई है। खबर की पूरी जानकारी बता रहे हैं असीम मनचंदा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर 2 हफ्ते की सीज फायर की घोषणा की है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के आसार बढ़ गए हैं। जल्दी वहां पर शिपों की आवाजाही हो सकती है, जिससे कि एलपीजी की उपलब्धता काफी तेजी से बढ़ सकती है। इसको देखते हुए सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को राहत देने का फैसला किया है। पहले एलपीजी की सप्लाई कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के लिए दी गई थी। इसमें सबसे पहले स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टरों के लिए सप्लाई खोली गई थी, लेकिन अब सरकार ने बाकी दूसरे सेक्टर्स को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। इसमें एग्रीकल्चर, फार्मा, पैकेजिंग, पॉलीमर के साथ साथ बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए भी एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी गई है। तकरीबन मार्च के जो पहले उनको जो सप्लाई मिल रही थी उसके मुकाबले 70% तक सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने ये चिट्ठी आज जो भी सेक्रेटरीज हैं, सचिव हैं और राज्यों के, उनको ये लिख दिया। उनको कहा है कि सप्लाई को आप इंश्योर कीजिए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अगर जल्दी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है और वहां पर शिपों की आवाजाही नॉर्मल हो जाती है तो जल्दी सरकार इंडस्ट्री का जो कोटा है वो 100% तक कर देगी और पहले की तरह ही ये सारे हालात सामान्य हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। अमेरिका ईरान सीज फायर ने बुल्स में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स, निफ्टी धुआंधार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी में 5 साल की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सीज फायर की खबर के बाद क्या बड़ा मूव यहां पर आपको मार्केट में नजर आया। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, चारों तरफ आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार नजर आया। क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी के गेनर्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। इनफैक्ट एलएनटी जैसा स्टॉक 7.5% के मूव यहां पर नजर आए। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी सेंसिटिव 1-2 स्टॉक्स हैं। मिसाल के तौर पर आप ओएनजीसी को देख सकते हैं, कोल इंडिया, यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेक्टर का हाल देखिए, क्या बड़ा मूव देखने को मिला, जहां पर इंडिया विक्स यहां पर बड़ी गिरावट ली अक्रॉस द बोर्ड। चाहे पोर्टो देखें, आईटी देखें, पीएसयू बैंक्स बड़ी बढ़त के साथ आज मार्केट में क्लोजिंग रही। तो सीज फायर के ऐलान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट का मूड ही बदल गया। जहां कुछ दिन पहले कच्चा तेल रिकॉर्ड तेजी पर था, वहीं आज कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। आगे क्रूड में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, जान लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, अब थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दी है, आगे किस तरह से भाव को देख रहे हैं आप? यूएस ने 2 हफ्ते का सीज फायर यहाँ पर अनाउंस किया है ईरान के साथ और ईरान ने इसमें सहमति जताई है। इजराइल भी इस चर्चा में शामिल है और उसी का असर हमने यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में आता हुआ देखा, जहाँ पर इमीडिएटली जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था कच्चे तेल के प्राइसेस में वो उतरता हुआ नजर आया। तो 15% की गिरावट के साथ कच्चे तेल में आज एशियन मार्केट्स में कारोबार हुआ और उसके बाद यूरोपियन बाजार ने भी इसी गिरावट के साथ यहाँ पर काम किया। एज ऑफ नाउ अगर ओवरऑल पूरा हाल देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 100 से 130
शिप्स या वेसल्स पास होती थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर खोल दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल नहीं लगता था, ये फ्री पैसेज था। लेकिन अब ईरान का इसके ऊपर कब्जा करने के बाद 10 से 12 शिप्स ही निकल पाएंगी और हर शिप को शायद यहाँ पर $2 मिलियन का हर्जाना या फिर टोल देना भी पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो बाजार एज ऑफ नाउ वॉच कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले 6 हफ्ते से लगातार 10 से 11 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की यहाँ पर कटौती हुई है एक्सपोर्ट्स को लेकर। 40 एनर्जी फैसिलिटीज़ पर यहाँ पर डैमेज की भी खबरें हैं। तो मार्केट्स को लगता है कि जो मुनाफा वसूली या गिरावट होनी थी वो शायद अब यहाँ पर हो चुकी है और अब कच्चा तेल 85-95 जैसी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन कि आगे की स्टेटमेंट्स यहाँ पर किस तरह से यूएस या ईरान से आती हैं और उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पर लगातार बरकरार रहेगा। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। अदानी ग्रुप शेयर्स में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। दरअसल अमेरिका में गौतम अदानी और भतीजे सागर अदानी को बड़ी राहत मिली है और इसके अब क्या जानकारी है बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, राहत की खबर है पूरे अदानी समूह के लिए और इसके लिए आप देखिए कि आप जैसे बता रहे थे कि सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं बड़े मूव के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब आप अदानी ग्रीन एनर्जी को देखें, अदानी एंटरप्राइजेज है, पोर्ट है, पावर है, इनफैक्ट अंबुजा और एसीसी, इनमें भी देखें तो आपको पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर यूएस कोर्ट ने अदानी ग्रुप की याचिका को मंजूरी कर ली है। प्री मोशन कॉन्फ्रेंस के याचिका जो है इसके तहत यहाँ पर ये मंजूर की गई है और दरअसल आप देखें तो अदानी ने एसईसी से बातचीत करने के लिए एक मुकदमा यहाँ पर दायर किया था तो उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। मामला पुराना है, नवंबर 2024 के करीब का मामला है जहाँ पर अदानी समूह के ऊपर रिश्वतखोरी यानी ब्राइबरी के केस लगाए गए थे और एसईसी ने ये कहा था कि अदानी समूह ने कुछ सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए $25 करोड़ के आसपास की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी। अब दिक्कत उन्हें इस बात से है कि ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। दरअसल 2021 में $750 मिलियन के आसपास का बॉन्ड रेज किया था, फंड रेजिंग की थी यूएस इन्वेस्टर्स से, लेकिन जब फंड रेजिंग की तब ये वाला डिस्क्लोज नहीं किया मामला की ब्राइबरी है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो ये मामला बन रहा था। हालांकि इस चीज़ को पूरी तरीके से शुरुआत से अदानी समूह खारिज करता आया है और बहुत ही वैलिड इनकी तरफ से जो दलील है वो निकल कर आ रही है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ना तो अदानी समूह की कंपनीज ना कि जिन्हें यहाँ पर देखें तो राहत मिली है, दोनों यूएस के जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते और दूसरी बात यह कि एसईसी के भी देखें तो सीधे तौर पर लेना देना है नहीं। अब 2024 में जिन निवेशकों से इन्होंने फंड रेजिंग की थी उनका पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दिया, किसी को भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से आप देखें तो कोई भी यहाँ पर फ्रॉड ब्राइबरी के जो आरोप लगाए गए थे साबित नहीं हुए। बड़ी राहत की खबर है और इसी का असर है कि सभी स्टॉक्स में आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अनुमान के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखी है। पॉलिसी का रुख भी न्यूट्रल पर कायम है। हालांकि पश्चिम एशिया में तनाव से महंगाई बढ़ने और ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका जरूर जताई गई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हुआ और आरबीआई ने अपनी कमेंट्री में किन खास बातों पर जोर दिया, इसकी पूरी जानकारी बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष वर्मा। पहली थी इस नए फाइनेंशियल ईयर की और लास्ट पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में पूरा 180 डिग्री चेंजेस। कितना पिछली पॉलिसी में माहौल अलग था, हम लोग दरों में कटौती की बात कर रहे थे और इस पॉलिसी के लिए माहौल पूरा बदल गया था। खैर हेडलाइन के हिसाब से तो कुछ बदला नहीं है। जैसा आवाज की एमपीसी ने कहा था दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, स्टेटस को होगा, रेपो रेट 5.25% पे जस के तस रखा गया। इवन आवाज की एमपीसी कह रही थी कि पॉलिसी स्टैंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, न्यूट्रल ही रखेंगे और वैसे ही हुआ। और न्यूट्रल मतलब मैदान खुला है, जैसे जैसे परिस्थिति जिस तरह से डेवलप होगी उस तरह से आरबीआई चाहे तो एक्ट कर सकता है। अच्छा, जो गवर्नर साहब की कमेंट्री थी वो स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रही थी जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता बढ़ रही है, उसकी बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा अब तक तो जनवरी फरवरी का इन्फ्लेशन कंटेन हुआ था पर अब अपसाइड रिस्क हैं उसके ऊपर से वो स्काईमेट के प्रेडिक्शंस भी आ रखे हैं। उन्होंने खुद भी मेंशन करा वेदर कंसर्न्स के चलते खाद्य पदार्थों की कीमतों में असर देखने को आगे मिल सकता है। तो नेट नेट फ्यूचर इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी है वो अनसर्टेन है। तो इसीलिए शायद आरबीआई वेट एंड वॉच मोड पे। अच्छा, यहां तक तो वेट एंड वॉच मोड ठीक है पर ग्रोथ प्रोजेक्शंस ट्रिम करे।
आपकी स्क्रीन पर है। पहले ग्रोथ के प्रेडिक्शंस लेकर आइए डॉक्टर साहब। FY27 जीडीपी ग्रोथ 6.9%, FY26 के लिए 7.6% पे थी, तो एक मीनिंगफुल नॉक होगा। और इनफैक्ट इस आने वाले 2 क्वार्टर्स Q1 और Q2 में ग्रोथ धीमी पड़ेगी और शायद बैक एंडेड फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में हालात धीरे धीरे पटरी पे आए, इस समय का यह अजम्पशन है। ऐसे ही महंगाई आवास की एमपीसी में मिला जुला रुझान था, बढ़ेगी, लेकिन जो आंकड़ा आया है कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे 4.5% के ऊपर आया, 4.6% पे प्रोजेक्शंस महंगाई के। और महंगाई दरअसल धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, साल जैसे प्रोग्रेस कर रहा होगा, शायद महंगाई और तूल पकड़ती हुई आपको नजर आए। इसमें एक अजम्पशन है, एजम्पशन यह है कि कच्चा तेल, आरबीआई की रिपोर्ट, पॉलिसी रिपोर्ट कह रही $85 पर बैरल हम अज्यूम करके चल रहे हैं, और रुपया 94 टू $1 एजम्पशन लेके चल रहे हैं। जितना डिविएशन आएगा उतना ही एजम्पशन पे एक रिस्क सामने आता हुआ नजर आएगा। लेकिन यह है आपके लिए पॉलिसी, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, पर ग्रोथ ठंडी और महंगाई थोड़ी सी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आवाज समाचार में। और अब आपको बता दें, एलपीजी संकट के दौर में सरकार आपके किचन को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पीएनजी में बायोगैस ब्लेंडिंग से लेकर इंडक्शन कुकर को सस्ता करने के लिए इंसेंटिव तक देने का ऐलान देखने को मिल सकता है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे अब किस तरह से आत्मनिर्भर किचन बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए, युद्ध जैसे हालात में आपके किचन में एलपीजी का संकट ना हो, इससे निपटने के लिए सरकार एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस तरह से अभी पेट्रोल में एथेनॉल की बड़े पैमाने पर ब्लेंडिंग की जा रही है, उसी तरह से पीएनजी यानी कि पाइप नेचुरल गैस में भी बायोगैस की ब्लेंडिंग शुरू की जाए। इसके लिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 2027 तक 5% बायोगैस की ब्लेंडिंग करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, वो उनका जो प्लांट से उनकी कनेक्टिविटी पाइपलाइन की बहाल हो सके, इसलिए उन्हें 50-50 बेसिस पर उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है, जिसमें 50% जो कॉस्ट होगा वो सरकार वहन करेगी और 50% सीडीजी वहन करेंगी, ताकि उनके पास जो प्लांट से गैस की कनेक्टिविटी हो सके। इसके साथ साथ जो बायोगैस प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी ये कहा जा सकता है कि वो उनका जितना भी बायोगैस प्रोडक्शन होगा उसको सीडीजी 100% प्रोक्योर करें। तो ये एश्योरेंस मिलने से जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए भी काफी फायदा होगा। इसके अलावा जो खासतौर से जो इंडक्शन कुकर हैं, इंडक्शन कुकटॉप्स हैं, और साथ ही साथ जो एथेनॉल कुकटॉप्स हैं, उनके भी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उनकी कीमतें सस्ती हों। इसमें खासतौर से जो इंपोर्ट ड्यूटी है उनके कंपोनेंट पर उसमें कमी की जा सकती है। और इसके अलावा जो जीएसटी के फ्रंट पे भी सरकार विचार कर रही है ताकि ये दोनों कुकटॉप सस्ते हो सकें और लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए करने वाले कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर है। ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को सिर्फ वॉइस पैक वाले प्लान हर अवधि के लिए मुहैया कराने होंगे। ट्राई ने इस पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर सभी स्टेक होल्डर्स से 28 अप्रैल तक राय भी मांगी है। पूरी जानकारी बता रहे हैं असीम मनचंदा। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग करने के लिए करते हैं, एसएमएस रिसीव करने के लिए करते हैं, या फिर उनके पास डुअल सिम होता है जिसमें से एक सिम का इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने के लिए ही होता है। तो उन लोगों को टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने राहत दी है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वॉइस एंड एसएमएस वाले बहुत सारे प्लान उपभोक्ता को उपलब्ध कराएं। दरअसल पिछले साल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा था कि सिर्फ वॉइस एंड एसएमएस वाले प्लान उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराइए। टेलीकॉम कंपनियों ने प्लान अपने दिए, लेकिन ये प्लान काफी लिमिटेड थे। या तो 1 महीने के लिए आप रिचार्ज करा सकते थे या फिर 1 साल के लिए रिचार्ज करा सकते थे। तो उपभोक्ताओं ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई कि हमें बहुत सारे प्लान की चॉइसेस नहीं मिल रही है। तो अब टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एक बार फिर सारी टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि उपभोक्ताओं को इसके अंदर आप चॉइस दीजिए। उपभोक्ता चाहे तो 1 महीने का रिचार्ज कर सकता है, 2 महीने का रिचार्ज कर सकता है, 3 महीने का रिचार्ज कर सकता है, 6 महीने का रिचार्ज कर सकता है या 1 साल का रिचार्ज कर
सकता है। ये सारे विकल्प टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को उपलब्ध कराने होंगे और ट्राई ने ये भी मैंडेट किया है कि इनके प्लान जो डेटा वाले प्लान हैं उनसे सस्ते होंगे। तो बहुत जल्दी ही आप ये टेलीकॉम कंपनियों के नए प्लान आते हुए देखेंगे, जिससे कि जो उपभोक्ता है उसको काफी राहत मिलेगी। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की बेसलाइन भी बदल गई है। तो क्या है नई गाइडलाइंस, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। कोलेस्ट्रॉल नया कैलकुलेशन शाम 5:57 पर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।